गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या बोलते हैं, स्केल के बारे में पढ़ते हैं। स्केल क्या होता है, ठीक है। ड्राइंग में चैप्टर होता है स्केल। तो स्केल में क्या होता है दोस्त, स्केल का यूज जो है इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा होता है और जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी वस्तु को मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है ना। कैसे ज़रूरत पड़ती है आप जानते होंगे। कभी कभी बहुत बड़े पार्ट्स जो होते हैं, जैसे मान लो कोई मतलब आपका स्टीम टरबाइन है ना, या किसी घर का नक्शा है ना, उसको क्या करना पड़ता है, ड्राइंग शीट पे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप घर के नक्शे को तो मतलब वैसे हूबहू वही जो डायमेंशन है उसी हिसाब से तो आप ड्राइंग शीट पे बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसको लिए उसकी स्केल मानना पड़ता है। उसके लिए स्केल मानना पड़ता है, जिसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं। जिसमें जो RF की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन होती है 1 से। अभी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। ऐसे मान लो कोई घड़ी का पार्ट है ना, बहुत छोटी वस्तु है, या किसी मशीन का पार्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमें ड्राइंग शीट पे बनाना तो बहुत छोटा बनेगा ना, होता तो बहुत छोटा, लेकिन हम छोटा तो बनाएंगे नहीं, उसे ऐसा बनाएंगे जिससे वो विजिबल हो सके। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसके लिए स्केल मानना पड़ता है, जिसको हम बात करेंगे भी कहेंगे उसे हम इनलार्जिंग स्केल या इंक्रीजिंग स्केल के नाम से जानेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी सेम टू सेम डायमेंशन ड्राइंग में बनाई गई हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अभी हम फुल साइज स्केल बोलेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले समझते हैं कि स्केल क्या होती है, उसके बाद इनके बारे में बातें करते हैं, ठीक। स्केल, पहला क्वेश्चन होता है वो क्या, स्केल क्या होती है, जिसको आप हिंदी में मापनी बोलते हैं। क्या बोलते हो, मापनी। तो स्केल क्या होती है दोस्त, स्केल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की साइज को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की साइज को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। मेन रूप से जो स्केल होती है, स्केल की जब हम बातें करेंगे तो स्केल को आपको 2 भागों में बांटा जाएगा। यहाँ पे साइज के आधार पे, दूसरा आपको क्या होगा, टाइप। दूसरा बात करेंगे हम टाइप की, ठीक। और हम बात कर लेते हैं साइजेस की। साइजेस में क्या होगा दोस्तों, साइजेस जैसे फुल साइज स्केल होता है, फुल साइज स्केल, ठीक। ऐसे रिड्यूसिंग साइज स्केल, रिड्यूसिंग साइज स्केल। ऐसे एक होता है क्या दोस्त, इंक्रीजिंग साइज स्केल है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इनलार्जिंग साइज स्केल, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे नाम समझ चुके हैं, इसलिए आपका क्या साइज के आधार पे होता है। ऐसे ही क्या होता है दोस्त, टाइप के आधार पे भी स्केल होते हैं। जैसे आपका प्लेन स्केल, प्लेन या इसी को हम सिंपल स्केल बोलते हैं। क्या, सिंपल स्केल बोलते हैं, ठीक है। जो आपका यूज करते आज तक आते हो वो क्या होता है, सिंपल स्केल होता है, जिसपे एक तरफ क्या होता है, सेंटीमीटर और mm बने होते हैं, और एक तरफ क्या होता है दोस्त आपका, अगर देखा जाए तो इंच में बना होता है या फुट में बना होता है, या उसमें छोटे छोटे और भाग होते हैं। तो क्या होता है आपका, वो सूत होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो 12 इंच होता है वो 1 फुट के बराबर होता है, ठीक है। 12 इंच होता है 1 फुट के बराबर होता है, और 1 इंच में क्या होता है, 8 सूत होते हैं। 1 इंच में क्या होते हैं, 8 सूत होते हैं। एक तरफ वो बने होते हैं, एक तरफ सेंटीमीटर बना होता है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ 30 सेंटीमीटर स्केल की। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, 30 सेंटीमीटर स्केल की। या उसी स्केल पर आप देखोगे तो 1 इंच में कई खाने बने होते हैं, मतलब 16 खाने बने होते हैं, ठीक है। तो हाफ इंच को दर्शाता है, प्रत्येक खाना किसको दर्शाता है, हाफ सूत को दर्शाता है, हाफ सूत को दर्शाता है। प्लेन स्केल आपका जो आज तक आप यूज करते आते हैं, ठीक। ऐसे ही आपका क्या होता है, डायगोनल स्केल होता है, डायगोनल स्केल।
ऐसे होता क्या बाबू, वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। ऐसे आपका क्या होता है, कंपैरेटिव स्केल होता है, स्केल होता है। ऐसे ही आइसोमेट्रिक स्केल होते हैं, ठीक है। और स्केल ऑफ कार्ड्स होता है, क्या स्केल ऑफ कार्ड्स होता है। तो स्केल के आपके टाइप होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, ये रिड्यूसिंग स्केल में फुल साइज स्केल क्या है, रिड्यूसिंग साइज स्केल क्या है, इंक्रीजिंग साइज स्केल क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बात हमें याद रखें यहाँ से कि फुल साइज स्केल के लिए जो RF की जो वैल्यू होती है वो होती है 1:1। अभी समझाएंगे हम RF होता क्या है, ठीक है। ऐसे इसके लिए अगर बात करते हो तो RF की वैल्यू होती है क्या आपका, RF की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1 के बराबर होती है, ये मैं लिखना चाहता था, ठीक है। यहाँ पे RF की वैल्यू क्या होती है, <1 होती है। यहाँ पे RF की वैल्यू क्या होती है आपकी, <1 होती है। ये चीज़ अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक। आइए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने वाली बात है क्या कि RF क्या होती है, तब उसके बाद हम ये सिद्ध करेंगे RF बराबर 1 कैसे होगा, RF का मान < कैसे होगा, RF का मान < कैसे होगा, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद आपसे बातें करते हैं। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए दोस्त, मान लीजिए कोई मतलब क्या बोलते हैं कि 50 फीट, चलो 50 फीट ही लेते हैं, चलो 50 फीट की कोई डिस्टेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई क्या है 50 फीट है, क्या 50 फीट है। तो ये आपको 50 फीट अगर देखा जाए तो ये है क्या, ये 50 फीट है क्या, ये आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसको हम यहाँ पे आपको ड्राइंग में क्या करते हैं, इसको मान लीजिए हम L मैक्स से दर्शा देते हैं, क्या L मैक्स से। आज से हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसको हम L मैक्स कहेंगे, यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमें ड्राइंग शीट पे बनाना है। कहाँ बनाना है बाबू, ड्राइंग शीट पे बनाना है। क्योंकि आप जानते होंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि जो 1 फुट होता है वो 12 इंच के बराबर होता है, यानी 30 सेंटीमीटर। तो 50 में अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका 1500, अरे 50 गुणे आप 30 करोगे 1500 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग शीट पे आप बना नहीं पाओगे उसको, इसलिए ड्राइंग शीट पे बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐसा करें, हम मान लो ड्राइंग शीट में हम 2 फुट में बनाना चाहते हैं, कितने में 2 फुट। तो आपका जो लेंथ ऑफ जो ड्राइंग है मान लो आपका है 2 फुट, मान लो 2 फुट बनाना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कमाल किया जाए कि यहाँ पे 2 फुट आ जाए। तो कमाल कुछ और नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, किसी संख्या से गुणा कर देना, किसी भिन्न से क्या करें हम गुणा कर दें। अगर देखो 50 है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 1/25 से गुणा कर दें 50 फुट में तो आपका 2 फुट आ जाएगा। अरे 50 का नंबर 25 का नंबर 25 दूनी 50, 2 फुट आपका आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये 2 फुट क्या है, 2 फुट क्या आती है, आज से इसको आप जानोगे क्या होगी आपकी, ये लेंथ ऑफ ड्राइंग बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी बाबू आपका, इसको हम लेंथ ऑफ द ड्राइंग कहेंगे, लेंथ ऑफ द ड्राइंग कहेंगे, या इसी यल को लेंथ ऑफ स्केल बोला जाएगा। यानी जो ड्राइंग शीट पे आपने बनाया, इसको जो ऑब्जेक्ट था, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ जो ऑब्जेक्ट थी 50 फीट, तो आपने जब इसको आपने बनाया किस पे, ड्राइंग शीट पे, तो उसको बोला आपने, ठीक है, रिड्यूस कर दिया एक तरह से, क्या किया गया यहाँ पे, रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। और यही अगर देखा जाए तो एक तरह से रिड्यूसिंग स्केल बोली जाती है। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्केल बोली जाती है। तो अब यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा सर ये क्या है, ठीक है। तो ये बाबू है क्या आपका, इसको हम आज से क्या बोलेंगे RF, इसी को हम क्या बोलते हैं RF, जिसका यूज हमने देखा क्या किया, इसको ड्राइंग शीट पे बनाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एक गुणक के रूप में हमने यूज किया,
यूज किया ना, इसी को हम क्या कहते हैं, RF कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए अगर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमारा कि ये आपका जो यल मैक्स है, जो लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल है, इसमें अगर गुणा देखा जाए तो RF का है, और यही आपको बराबर हो रहा किसके, आपको यल के। हो रहा नहीं हो रहा? यल है क्या, यल है आपका लेंथ ऑफ स्केल या लेंथ ऑफ द ड्राइंग, जो ड्राइंग शीट पे आप बनाए हो, जो ड्राइंग शीट पे बनाए हो। तो अगर हमें यहाँ से क्या बोलते हैं, RF प्राप्त करना हो तो RF क्या हो जाएगा, यल अपॉन यल मैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे हर कोई ये क्वेश्चन करेगा कि ये बताओ बाबू, ये यल मैक्स RF है क्या? ठीक, तो आप बता सकते हैं। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि यल क्या है, पहले बताओ RF क्या है, RF के बारे में पहले। RF क्या है, तो आप कहोगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में निरूपक भिन्न बोला जाता है, निरूपक भिन्न बोला जाता है। अब एक क्वेश्चन होगा, सर ये है क्या? तो आप यहीं से अगर परिभाषा बता सकते हो, आप परिभाषा इसकी यहीं से बता सकते हो। सर लेंथ ऑफ जो ड्राइंग होती है किसी ऑब्जेक्ट की, लेंथ ऑफ जो ड्राइंग होती है या लेंथ ऑफ द स्केल जो ली जाती है, जो ड्राइंग शीट पे बनाई जाती है, और बट्टे उस ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम लेंथ होती है, ठीक है, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग जो होती है, उसका जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है, वो क्या है आपका, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, अर्थात निरूपक भिन्न। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई सर, क्या कि RF कुछ और नहीं है, RF कुछ और नहीं है, बल्कि ये क्या है, रेशियो, RF कुछ और नहीं है बल्कि ये है क्या, ये रेशियो। और रेशियो के बारे में हम जानते हैं सर कि रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता, रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता, और रेशियो में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक समान यूनिट में क्या किया जाता है, बदला जाता है। उसमें दो राशि होती हैं सर, उसमें दो राशियाँ होती हैं, दो क्वांटिटी होती है, जिसका हम रेशियो निकालते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका 2 किलोमीटर है, ठीक, और आपका 500 आपका मीटर है, इसका रेशियो बताना है। 2 किलोमीटर और 500 मीटर का रेशियो बताना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये रेशियो तब तक नहीं बता सकते हो जब तक दोनों का मात्रक सेम ना हो, दोनों की यूनिट सेम ना हो। तो आप इसके रेशियो बताने के लिए आप क्या करोगे, इसको मतलब मात्रक करना पड़ेगा, आपको सेम करना पड़ेगा। अर्थात लिखोगे 2 किलोमीटर बट्टे अगर 500 मीटर, जो किलोमीटर है उसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। इसका मतलब सर इसमें यूनिट का भी यूज होगा क्या? हाँ, अभी हम यूनिट के बारे में भी कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि हाउ टू कन्वर्ट यूनिट। ओके, तो 2 किलोमीटर है तो 2 गुणे क्या हो जाएगा वो आपका 1000 मीटर होता है, इसलिए 1000 बट्टे हो जाएगा कितना आपका 500। ये आपका ये इससे और ये इससे कट जाएगा, ये आपका इससे कट जाएगा, यानी आपका 4 अपान क्या हो जाएगा 1। तो अगर इसका रेशियो देखा जाए, इसका रेशियो देखा जाए तो क्या 4:1। ये कब आया? जब आपने 2 किलोमीटर बट्टे आपने 500 किया, 2 किलोमीटर बट्टे 500 किया, तो आपका ऐसा आया। अगर क्या किया जाए इसी में 500 मीटर बट्टे 2 किलोमीटर किया जाएगा, यही आपको क्या आएगा हल करने पे 500 बट्टे 2000 काटोगे तो आपका 1/4 आएगा, यानी रेशियो आएगा 1:4। तो आप देख क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं सर उसका कोई मात्रक नहीं मिल रहा है, उसका कोई मात्रक नहीं है। तो हमने पहले क्या बोला आपका कि जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है कुछ और नहीं होता है, बल्कि क्या होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग और
एक्चुअल लेंथ ऑफ द डाइंग का क्या होता है, रेशियो होता है। जब रेशियो होता है तो इसका मतलब सर उसमें अगर डिफरेंट यूनिट होगी तो उसको हमें समान यूनिट में बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। सर हमको इतना सिर्फ याद रखना है, कुछ और नहीं होता, बल्कि क्या होता है आपका ये रेशियो होता है आर। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बातें करते हैं, इसको मिटाते हैं। आप ये समझ गए होंगे, ये लेंथ ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द डाइंग होती है। जो कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है एक्चुअल में, वो मैक्स हमने दर्शा दिया। और जिस गुणक का हम इसमें गुणा करते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको इनलार्ज करने के लिए या फुल लेंथ में ही बनाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे आर एफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा मतलब अगर इसमें हम एक का ही गुणा करते तो आपका 50 फिट ही आता। आर एफ में एक का ही गुणा करते तो 50 फिट ही आता। हमने 1/25 का गुणा किया तो इसका मतलब क्या आया, 2 फिट आया। अच्छा, इसी में 25/1 का गुणा करते थे और ज़्यादा बड़ा हो जाता, यानी ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो इसका मतलब सर इस हमें एक बात समझ में आने लगी है कि सर ये जो आर एफ होता है उसी की सहायता से हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द स्केल निकालते हैं। हम कहेंगे हाँ बाबू, क्योंकि आप देखो फार्मूला भी अगर देखो यहाँ से तो यल बराबर लेंथ ऑफ द स्केल जो है वो यल मैक्स यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल ये और इंटू आर एफ का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आर एफ निकालते हैं तो हमें मिलता है। ठीक है, इसको मिटा दें, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगर हम देखें यहाँ से तो ये समझ चुके हैं कि जो आर एफ होता है कुछ और नहीं होता बल्कि एक अनुपात होता है, एक रेशियो होता है। तो आर एफ बराबर क्या हो गया आपका यहाँ से, यल अपान हमारा यल मैक्स हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होंगे, 3 केसेस बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 केसेस बनाते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, केस नंबर 1, फिर केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 क्या है, जैसे दोस्त मान लीजिए कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जिसकी मतलब क्या बोलते डायमेंशन बहुत बड़ी ना हो, बहुत बड़ी ना हो, और उसका क्या बोलते हैं हमें क्या करना है, उसका हमें क्या बोलते हैं, हमें ड्राइंग बनानी है, उसका ड्राइंग बनानी है। ठीक है, चलो हम उसी को ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ही उठा लेते हैं यहाँ से। ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी हमें ड्राइंग बनानी है। तो हम जानते हैं इसकी एक निश्चित डायमेंशन होगी, यहाँ से यहाँ तक मान लो आपका 8 आपका मतलब 5 सेंटीमीटर होगा, यानी 50 mm होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या बोलते हैं, ये अगर देखा जाए तो ये भी हमको पता होगा कितना होगा, ये डायमेंशन कितनी है ये भी हमको पता होगी ना। तो जब हमें इसकी डायमेंशन पता है और बहुत बड़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, जैसे कोई घड़ी का पार्ट है इतना छोटी नहीं है, तो हम वही डायमेंशन तो लेके इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर डायमेंशन देखी जाए तो मान लो यदि इसकी डायमेंशन जो यल मैक्स समझ रहे हो ना, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है दोस्त, 50 mm। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग जो आप ड्राइंग शीट पे बना रहे हो, जो आप ड्राइंग शीट मान लीजिए आपकी ड्राइंग शीट हो, इस पे जो आप बना रहे हो उसको भी आपने क्या बोलते हैं 50 mm का ही बनाया। ठीक, तो यल लेंथ ऑफ जो ऑब्जेक्ट वो भी 50 mm, लेंथ ऑफ ड्राइंग जो है या लेंथ ऑफ स्केल जो लिया आपने वो भी 50 ही अगर है, तो क्या हुआ आपका, आपने कोई परिवर्तन किया नहीं। जैसे आपने अभी देखा था ना कि मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे यल मैक्स आपका 50 mm था, है ना, तो आपने क्या किया, आपका ये भी 50 का बनाया, 50 mm का ही बनाया। इसका मतलब इसमें जो गुणा किया गया होगा, किस जो गुणा किया गया था वो 1 का गुणा किया हो गया, यानी इसका मतलब ये 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। यानी आर एफ यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये एल मैक्स हो गया, ये क्या हो गया हमारा आर एफ हो गया, ये क्या हमारा हो गया एल हो गया, लेंथ ऑफ यही गुणा करने में इतना आया। बोलो
तो इसका मतलब RF अगर हम निकालें बाबू यहाँ से, तो हम जानते हैं कि L/L होता है। L आपका 50 mm और बट्टे 50 mm, एक कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो RF की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्या आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फुल साइज स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल साइज स्केल बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट जब किया जाता है तो RF इक्वल टू लिखा जाता है 1:1। जहाँ ऊपर वाला जो आपका 1 है ये दिखाता है क्या, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है, या लेंथ ऑफ ड्राइंग उसको कहते हैं। और नीचे वाला जो 1 है, ये वाला 1 वो दिखाता है क्या, लेंथ ऑफ, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसमें RF की वैल्यू जो होती क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक, ये केस समझ में आया। दूसरी केस समझते हैं, क्या, दूसरी केस समझते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको हम और छोटा बनाना चाहते थे, 50 mm का नहीं बनाना चाहते, ड्राइंग शीट पे 50 mm का नहीं बनाना चाहते। तो जो Lmax इसका है, इसका जो Lmax है वो तो आपको देखने में ही लग रहा है, देखने में ही लग रहा है 50 mm। अब इसको आप ड्राइंग शीट पे बनाना चाहते हो 30 mm में, तो L जो हो गया, आप ड्राइंग शीट पे जो बनाए हो, मान लीजिए आपने ले लिया क्या, चलो 10 ले लेते हैं, 10 mm में मान रहा हूँ बाबू, देखो हर चीज़ समझाने के लिए हम मान रहे हैं, 10 mm मान लो बनाना चाहते हो। तो अब इसका RF को निकालते हो आप, देखो L/Lmax है, यानी 10 बट्टे क्या है आपका 50, ये कट जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे RF की जो वैल्यू है वो क्या आपका 1:5 है। और 1/5 अगर देखा जाए तो RF की जो वैल्यू है वो लेस देन है किससे, 1 से, लेस देन क्या, 1 से। मतलब यहाँ पे Lmax अगर ये 50 था, ये 50 है, तो यहाँ पर हम बनाना चाहते हैं 10 का, तो इसको हम घटाए हैं ना भाई, घटा दिए ना, लेंथ ऑफ ड्राइंग पे जब बनाए हैं, मतलब जो ड्राइंग पे हम बनाए हैं वो 10 mm को बनाए हैं, और एक्चुअल में इसका है 50, तो इसका मतलब घटाए हैं, रिड्यूज किए हैं, तो इसीलिए रिड्यूजिंग स्केल बोली जाएगी। और इसका रेशियो देखो आपका 1/5 आया है, और RF की वैल्यू लेस देन क्या है आपका 1 है, क्या है 1 है। तो ये बात आप समझ में आ रही है। तो जो रिड्यूजिंग स्केल होती है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसी केस में एक चीज़ समझ लो, कुछ BIS ने स्टैंडर्ड दिए हैं इसके लिए, BIS ने इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड दिए हैं। क्या दिए स्टैंडर्ड, इन दोनों का लिख लो तब उसको समझाते हैं। देखो फुल जो आपकी साइज होती है, यानी फुल जो आपका स्केल, फुल साइज स्केल जो होता है उसका रेशियो आपका BIS ने बताया क्या, फुल साइज स्केल, इसका BIS ने बताया कि 1:1 होता है। ठीक है, फिर रिड्यूसिंग का अगर बात करोगे, रिड्यूसिंग का जो रिड्यूसिंग स्केल है, ठीक, रिड्यूसिंग स्केल में क्या होगा, इसी को रिडक्शन स्केल आपकी किताब में लिखा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो अनुपात क्या क्या होते हैं, 1:2 होता है। RF की वैल्यू ली जाती है, इसके लिए RF की वैल्यू है, याद रखना RF की वैल्यू है, इसके लिए भी आपकी RF की वैल्यू बता रहा हूँ, यानी लेंथ ऑफ द ड्राइंग बट्टे एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो 1:1 लिया जाता है, 1:2 क्या लिया जाता है, वो 5 लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका 1:10 भी लिया जाता है, ये BIS ने बताया इसलिए देख के लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे 1:2 क्या होता है 20 लिया जाता है, 1:2 क्या लिया जाता है 50, 1:100 लिया जाता है। ओके, 1:200, फिर 1:500, 1:1000। ओके, ऐसे 1:2000, ये सब BIS का, इसलिए हम देख के लिख दे रहे हैं।
जैसे ही आपका 1:5 50,000 5,000 होगा ना, हाँ 5,000 और 1:10,000 यहाँ तक लिया जाता है। ये रिड्यूसिंग स्केल है आपका, ठीक है। जब RF की वैल्यू यहाँ रखोगे इसकी तो स्केल क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे केस 3, जिसको हम कहेंगे क्या, इनलार्जिंग स्केल या इंक्रीजिंग स्केल, जिसको आपकी किताब में लिखा होगा इनलार्जमेंट स्केल, लिखा होगा वर्ड लिखा होगा इनलार्जमेंट स्केल। चलो इसमें अगर देखो, जो यदि हम क्या करें बाबू, यल मैक्स कितना लिया था हमने, 50 mm लिया था। अब हम इसको थोड़ा बड़ा करके बनाना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ समझो, आप सोचोगे ये सर कब यूज होता है, कैसे। जैसे वो कोई स्टीम टरबाइन है, ठीक है, तो स्टीम टरबाइन छोटी तो होगी नहीं, या कोई एरोप्लेन है, ठीक है, वो छोटी तो होगी नहीं, उसकी ड्राइंग आपको ड्राइंग शीट पे बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पार्ट बड़े बड़े होंगे, तो उस पार्टों को हमें छोटा करके तो ड्राइंग शीट पे बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए रिड्यूसिंग स्केल हम यूज करेंगे, ठीक है। अब ये वाला है आपका इनलार्जमेंट वाला स्केल जो होता है, या इनलार्जिंग स्केल। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कोई मान लो आपका मशीन है, उसके पार्ट बहुत छोटे हैं, उसको हमें दिखाना विजुअल करके, तो उसको जब तक बड़ा नहीं बनाओगे ड्राइंग शीट में तब तक कोई विजुअल होगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपका इनलार्जमेंट या इंक्रीजिंग स्केल यूज किया जाता है, ठीक है। बात समझ में। तो खैर हम समझाने के लिए इसी को यूज कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि यल मैक्स जो है लेंथ ऑफ जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 50 mm है, ठीक। और हम जो ड्राइंग शीट पे बनाए हुए हैं यल, यानी लेंथ ऑफ द स्केल जो लिए हैं, या लेंथ ऑफ द ड्राइंग जो बना रहे हैं, वो मान लीजिए हमने क्या किया, 100 का कर लिया, 100 mm कर लिया, 100 mm कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा दोस्त, अगर अब RF निकालिए आप, तो आप जानते हैं यल मैक्स होगा 100/50। देखो यूनिट सेम है, यूनिट अगर सेम नहीं रहती तो सेम में बदलना पड़ता, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/1 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो RF की जो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन देखो 1 आ रही है, क्योंकि ये 2 है, देखो 2/1 मतलब 2, ग्रेटर देन 1 आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनलार्जिंग स्केल कहा जाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग स्केल कहते हैं। आपकी किताब में इसी को इनलार्जमेंट स्केल बोला गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा सारा चीज़। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है दोस्त, दूसरी चीज़ क्या, अच्छा सब देखो रेशियो में आ रहा है। जो BIS ने क्या किया, इसको इनलार्जिंग स्केल, BIS ने क्या किया है, ठीक है, इसके भी स्टैंडर्ड दिए हैं। क्या क्या दिए हैं उसको मैं देख के लिख दे रहा हूँ, 50:1। अब देखो अगर मान लो 50:1 का मतलब क्या, अगर हम 50:1 कहते हैं 50 गुना, 50 का 50 गुना बढ़ाते तब हमारा क्या होता है, वो बहुत बड़ा पार्ट का मतलब दिखता है आपका, कहाँ पे, ड्राइंग शीट पे, ठीक है। अच्छा ऐसे ही 20:1। और देखो ऊपर वाला जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द ड्राइंग, और नीचे वाला क्या है आपका, एक क्या दिखा रहा है वहाँ पे, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा ऐसे 10:1 है, 10:1, ऐसे ही 5:1 है, ऐसे 2:1। ये आपके क्या है, आपके कुछ BIS ने क्या किया, रेशियो के हिसाब से उसने बताया, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसी में हमने देखा कि हमने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेटिव जो आपका फ्रैक्शन होता है नियारे, और वो कुछ और नहीं होता बल्कि रेशियो होता है। तो उसमें कभी कभी क्या करना पड़ेगा, यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो अब हम सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट यूनिट, मतलब यूनिट को कैसे हम चेंज करें, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये सारी बातें आपको माइंड चली गई होंगी। अब लिखेंगे हेडिंग आपका, हाउ टू कन्वर्ट यूनिट, हाउ टू कन्वर्ट यूनिट, हाउ टू कन्वर्ट
चलिए, तो अब हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट का कैसे कन्वर्जन होता है। वैसे हमने यूनिट कन्वर्जन के 2-3 वीडियो बनाए हैं, 3-4 वीडियो बनाए हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने खेत को किस तरह से मतलब मेजर किया जाता है, एरिया कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया से दिखाया गया है, जहाँ हमने प्रैक्टिकली टेप उप दिखा के इंच फुट सूत है ना, ये सब बताया है कैसे कैसे निकाला जाता है, इंच को कैसे दिखाया जाता है, 4.25 इंच क्या होता है, 2.25 इंच क्या होता है ना, 5.5 इंच क्या होता है, इंच को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको सिखाया, जो गांव में लोग आपको फंसाते हैं फालतू का, ठीक है। तो अब हम बताते हैं यहाँ पे यूनिट के बारे में। देखो दोस्त, आपके माइंड में एक चीज़ आता होगा कि सर ये यूनिट पढ़ना क्यों जरूरी है, ये यूनिट पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो, यूनिट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाहे जो इंजीनियरिंग की आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, चाहे वो आप सोम पढ़ो, चाहे हाइड्रोलिक्स पढ़ो, चाहे आप क्या बोलते हैं RCT पढ़ो, चाहे आप उसमें क्या नाम है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ो यार, सॉइल मैकेनिक्स है, जिसमें भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, कभी ना कभी आपको यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ता है। जैसे टॉम है, डिजाइन है ना, या इलेक्ट्रिकल के कोई आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपको यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ता है। या घर पे आपका कोई चीज़ मतलब क्या बोलते हैं कि मापी जा रही है, उससे फिर आपको कन्वर्ट करना, किसी दुकान पे जाते हो या तो हर जगह आपको यूनिट का कन्वर्जन सीखना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन पढ़ाने वाले जब स्केल पढ़ाते हैं तो इसको बड़े 60 में निपटा देते हैं, ठीक है। तो हम 60 में नहीं निपटाएंगे, आपको यहाँ बढ़िया से सिखाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो आइए हम सीखते हैं, ठीक। चलिए, तो यूनिट कन्वर्जन में आपको मैं 4 टाइप का बताऊंगा। क्या पहला बताऊंगा लीनियर, पहले नाम ही लिख देता हूँ, लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये लीनियर मेजरमेंट है क्या, ठीक है, इसको 1D कहेंगे, 1 डायमेंशन। जैसे मान लो किसी चीज़ की लंबाई आप नाप रहे हो, तो लंबाई है, तो लंबाई को क्या बोला जाएगा आपका, 1D बोला जाएगा, एक डायमेंशन, ठीक है, एक डायमेंशन के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही भी हम आपको पढ़ाएंगे क्या, स्क्वायर मेजरमेंट, स्क्वायर मेजरमेंट, चलो 60 लिखते हैं, मेजरमेंट लिख लीजिएगा, ठीक। ऐसे ही हम आपको पढ़ाएंगे क्या, क्यूब मेजरमेंट, क्यूब मेजरमेंट कैसे किया जाता है, क्यूब मेजरमेंट, ठीक। ऐसे लास्ट में आपको पढ़ाएंगे हम MKS सिस्टम और FPS, ठीक। तो इसके बारे में पहले देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, इसको बोलेंगे क्या होगा आपका, 2D बोलेंगे। 2D क्यों बोला, स्क्वायर मेजरमेंट। देखो बाबू, 2D का मतलब कि उसमें 2 डायमेंशन, जैसे इसमें 1 डायमेंशन होती थी, एक ही आपकी होती थी, इसमें 2 डायमेंशन होगी। जैसे कि इसकी खेत का क्षेत्रफल निकाल लो, किसी प्लेन का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको फार्मूले यूज करने पड़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। आपका वर्ग का क्षेत्रफल, किसी भुजा का वर्ग यानी A × A। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। या हीरो का फार्मूला, त्रिभुज की हीरो का फार्मूला, जिसको खेत को मापने में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जिसको मैंने एक वीडियो बना के आपको डाला है, ठीक है। क्या होता है, √S × S - A × S - B × S - C। और यस क्या होता है आपका, परिमाप होता है, यानी A + B + C/2 होता है। तो इसकी सहायता से हम निकालते हैं। तो ये आपका स्क्वायर मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। जितनी भी यूनिट उसकी आएंगी, जैसे मीटर स्क्वायर में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, MM स्क्वायर में आएगी, ठीक है। इससे एक तरह से एरिया की बात करेगा 2D। ऐसे क्यूबिक की बात करोगे आप, ये 3D के अंतर्गत आएगा। 3D का मतलब क्या, उसको हम वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू। 2 डायमेंशन इसकी हो ही गई है, 1 डायमेंशन और मिला लेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। जैसे किसी का वैल्यू निकालना है कि 1 लीटर जो होता है, लीटर उटर जो होता है, उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसमें वैल्यू में क्या होता है, L × B × H होता है, आप जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे कुछ आपके MKS FPS की जो यूनिट होती है उनके बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप देखते हैं क्या, लीनियर मेजरमेंट। जैसे देखो दोस्तों, अगर हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, 10 mm जो होता है वो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक।
ऐसे ही 10 जो सेंटीमीटर होता है वो 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। डेसीमीटर, ठीक है। ऐसे ही आपका 10 डेसीमीटर जो होता है, तो डीएम लिखो यार, सीधा सा समझ जाएंगे। जो 10 डेसीमीटर होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है, और 10 मीटर जो होता है वो क्या होता है, वो 1 डेका मीटर। देखो डी ए लिख दिया, फिर एम लिखो, डेका मीटर बराबर है। ऐसे ही 10 डेका मीटर जो होता है वो क्या होता है, वो 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और जो 10 हेक्टोमीटर होता है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। ये चीज़ें याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसको याद ऐसे रखना आपको आसान नहीं लगेगा, हम एक तरीका बताते हैं जिससे आप बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हो। चलो एक टेबल बनाते हैं समझाने के लिए, और उसी से हम सारी बातें आपका क्लियर कर देते हैं। ये लीनियर मेजरमेंट है, इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, मान लिया लिख दिया किलोमीटर, इसमें हेक्टोमीटर, ठीक, इसमें डेकामीटर, इसमें मीटर लिख लिया। थोड़ा सा करीब करीब करें, बहुत दूर दूर जा रहा है ना। मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर एम। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे करके इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दे देंगे। चलो अब देखो, अब ये इसमें अगर कोई पूछे आपसे सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो कहोगे किलोमीटर। तो किलोमीटर क्या होगी, सबसे बड़ी यूनिट होगी, यानी लार्ज यूनिट है आपकी, ठीक, बड़ी यूनिट। ये क्या होगी आपकी, छोटी यूनिट होगी, यानी स्मॉल, ठीक। तो अगर आपको लार्ज से स्मॉल की तरफ जाना, यूनिट बताना, मतलब किलोमीटर को डेकामीटर में, हेक्टोमीटर में, या डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में करना हो, तो क्या करेंगे। देखिए, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, तो आप कुछ ना करो यार, किलोमीटर कहा था उसके नीचे 1 लिखो, डेकामीटर कहा वहाँ तक 0 कर लो, तो कितना हो जाएगा 100, यानी 100 डेकामीटर हो जाएगा, ठीक। ऐसे कोई आपसे कह दे, ऐसे कोई आपसे कह दे, समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। ऐसे कोई आपसे कह दे 1 हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर में, चाहिए नहीं बल्कि चाहिए मीटर है ना, 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है। क्या डेसीमीटर होता है, कुछ नहीं, 1 हेक्टोमीटर है, हेक्टो देखो यहाँ पे, यहाँ 1 लिखा, डेसीमीटर यहाँ तक 0 कर लो, क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, क्या डेसीमीटर। इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना चाहते हो 10⁻³ डेसीमीटर कर लो, ठीक है। ऐसे ही आपसे कोई पूछ दे कि 1 डेकामीटर में कितना एमएम होता है, कितना एमएम होता है। यहाँ देखो डेकामीटर है, इसके नीचे क्या करेंगे हम, 1 लिख लिए, एमएम यहाँ पे है, वहाँ तक 0 कर लो, क्या भाई एमएम, या इसी को 10 क्या लिख सकते हो, 4 एमएम लिख सकते हो, ठीक। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हमने क्या देखा, लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है यूनिट को, ये सीखा। अब हम सीखेंगे क्या, अब हम सीखेंगे कि स्मॉल, ये एरो इधर लगाया था ना, अब स्मॉल यूनिट से हम लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखो एरो मैंने ये बना दिया, ध्यान दीजिएगा, एरो हमने इधर बनाया, ठीक, ये हमने बनाना सीखना है। चलिए, जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि बाबू 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, मैक्सिमम लोग पूछते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। क्या पूछा, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नीचे 1 लिखो,
और इसमें याद रखना क्या, मीटर के नीचे डेसिमल लिख दिया करो, देखो डेसिमल लिख दिया, ठीक है, और यहाँ से आओगे 0 हो जाएगा, यानी आपका डेसिमल 0.1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.01, या वैज्ञानिक पद्धति में लिखोगे 10⁻², तो 1 से 10 नीचे 1 और आपका देखो 1 2 0 रहेगा, 10⁻², यानी आपका क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में आया? चलिए फिर सुनिए, फिर समझ लीजिए। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो पूछा जाए, जैसे हमने पूछा कि 1 डेसीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो डेसीमीटर के नीचे 1 लिखो, हेक्टोमीटर के यहाँ का डेसिमल कर लो, अब यहाँ से 0 बढ़ाओ 1 2, यानी डेसिमल होगा 1, फिर 0 फिर 0 फिर 1, क्या हो जाएगा आपका, हेक्टोमीटर हो जाएगा। और और सुंदर तक लिखना चाहते हो तो इसको आप जानते हो 0, तो इसको ऐसे दर्शाना 0 बोला जाता है, ऐसे तो ऐसे लिख लो यार। अब इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना चाहते हो 10⁻³ हो जाएगा, देखो 1 2 3 हेक्टोमीटर होता है कि नहीं होता, यानी 1/1000। ठीक, ऐसे ही कोई आपसे पूछ दे कि 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, देखो कितना आसानी से बता दोगे, और ऐसे बूढ़ा करके परेशान रहोगे फालतू। 1 सेंटीमीटर था, किलोमीटर पूछा गया है, डेसिमल लगा लिया, ठीक है। अब इसके बीच में जितने ब्लैंक आप 0 0 कर लो, अब ऐसे ही उतार दो, देखो दशमलव था ये, फिर 1 0 2 0 3 0 4 0 फिर 1 था। इसको लिखना, ये आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। इसको लिखना चाहते हो और बढ़िया से तो 0 पहले लगा लो, दशमलव यही लिख देता हूँ, ये ऐसे कर लिख सकते हो। इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना चाहते हो तो आप क्या हो जाएगा, 10 टू पावर, देखो 1 2 3 4 5 -5 किलोमीटर। तो शायद ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में और स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में किस तरह से लीनियर मेजरमेंट को, यानी 1D 1 डायमेंशन को हम चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी लीनियर डायमेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या, अभी समझाते हैं क्या, अभी चला ये हो गया। अब हम आएंगे कहाँ पे, स्क्वायर मेजरमेंट पे, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से बताते हैं, उसको भी देख लो, ठीक। कुछ लोग कहते हैं जैसे मान लो आपको 1 किलोमीटर निकालना है, इसके सहायता से, इसको नहीं इसके साथ है, 1 किलोमीटर बराबर आपको पूछता है, तो आप ऐसे करिए, क्या, ये वाले को छोड़ के आप किलोमीटर को, यहाँ मीटर यहाँ पे है तो मीटर के यहाँ जाइए, ऐसे कर लीजिए, यानी इसके आपका ऊपर, यानी ये गुणा कर लीजिए, यानी देखो 10 10 10 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा नहीं अच्छा रहता है, आपको अच्छा लगे तो करिएगा, हमने बता दिया। ऐसे कोई पूछे 1 डेकामीटर में कितना, मतलब क्या बोलते हैं कि सेंटीमीटर होता है, तो आप यहीं से ऊपर यहाँ तक चले जाइए, डेसीमीटर पर आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, ये सबसे बेहतर होता है, ठीक। इसको मिटाते हैं, फिर हम बात करते हैं कि स्क्वायर मेजरमेंट का, क्या, स्क्वायर, तब लीनियर मेजरमेंट आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मेजरमेंट का, 2D है 2D लिख दो बाबू, ये 3D था तो 3D लिख दिया। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मेजरमेंट का, स्क्वायर मेजरमेंट। चलिए, अभी हमने लिखा था क्या, लिखा था कि 10 mm बराबर होता है क्या, आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक, 1 सेंटीमीटर। तो कभी कभी हमें यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। कहोगे कैसे सर, थोड़ा बता दीजिए यूनिट को। जैसे वो आपका स्ट्रेस का मात्रक मान लो कभी आपको दे दे, स्ट्रेस का मात्रक को 10, कोई स्ट्रेस दिया है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसको mm स्क्वायर में चेंज करना है। तो अब देखो, इसको पहले आप चेंज करोगे तभी तो आप यहाँ पे लिखोगे, तो दोनों बच्चों का वर्ग कर दो, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी स्क्वायर कर लो और इसका भी स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, 100 mm का स्क्वायर। कैसे होगा, देखो 10 mm गुणे 10 mm
ऐसे लिखा जाएगा ना, स्क्वायर का मतलब किसी संख्या के स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुणे एक्स, या 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ 5 गुणे 5, ये तो समझते होंगे, बराबर 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो 100 mm का स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये बात समझ में। इसका क्या मतलब, आओ देखो 10 mm गुणे 10 mm, मतलब अगर लंबाई आपकी 10 mm की है तो चौड़ाई भी क्या होगी 10 mm की होगी, ठीक है। तो इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा वही क्या बोला जाएगा, एरिया बोला जाता है। ये 10 mm, ये भी 10 mm, तो ये आपका एरिया बनता है। तो इसी के बराबर, इसी एरिया के बराबर, ठीक है। आप अगर सेंटीमीटर मापते हो तो यही डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर ली जाएगी, और ये डायमेंशन भी 1 सेंटीमीटर ली जाएगी, तो उसके बराबर ही आएगा। तो ये आपका जो एरिया बनेगा, इसको मैं ये कहता हूँ, ये 1 सेंटीमीटर बोला जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर बोला जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब देखो अगर हमें यहाँ पे लिखना हो तो इसी को कन्वर्ट करके तो क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन अपान 100 mm स्क्वायर। अब देखो यही कट गया तो क्या हो गया आपका, आप देखो 1/10 हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। सर यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा यूनिट का कितना बड़ा प्रभाव होता है, बोलो। यहाँ समझ में आ रहा है ना कि यूनिट अगर आपको नहीं आती है तो आपका लगाया हुआ सवाल, फार्मूला भी सही लगाओगे, सब कुछ सही लगाओगे, लेकिन आपका सवाल वहाँ पे गलत हो सकता है। आपका सवाल क्या हो सकता है बाबू, गलत हो जाएगा, और आप सोचोगे क्या बोलते हैं, काश हमें फार्मूले आते तो हमारा सवाल गलत ना होता, ठीक। ये समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे जो हम आपको बताना चाहते हैं, और सब तो सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। स्क्वायर मेजरमेंट में ही एक आता है क्या आपका कि 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, ये भी पढ़े होंगे हम, पढ़े हैं ना, बोलो ये बात आप पढ़े होंगे। अच्छा अब ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। देखो 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर स्क्वायर। अगर इसके दोनों पक्षों का बाबू हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर करें, इसका भी आपका ऐसे होगा। तो इसका क्या मतलब होगा, अभी मैंने बताया कि संख्या के स्क्वायर मतलब उसका 2 बार गुणा, 10 मीटर गुणे 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर गुणे 1 डेकामीटर, ठीक। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 मीटर का स्क्वायर बराबर 1 डेकामीटर का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। क्या है इसका मतलब, देखो यहाँ इसका मतलब 10 मीटर अगर ये है लंबाई, ठीक, तो 10 मीटर क्या है चौड़ाई है। तो इससे जो घिरा हुआ ये एरिया जो आएगा, ये जो एरिया है यानी 10 मीटर और 10 मीटर, वो किसके बराबर है। अगर मान लो लंबाई इसके हम 1 डेकामीटर लेते हैं, चौड़ाई आपका 1 डेकामीटर लेते हैं, तो इस एरिया के बराबर है 1 डेकामीटर और ये भी 1 डेकामीटर। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, गुणा करोगे तो एरिया कितना आ जाएगा 100 mm का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर बराबर क्या है 1 डेकामीटर का स्क्वायर, यही तो। और मेरे दोस्त आज से याद रखने का, नोट याद रखना ये क्या कि जो 1 डेकामीटर स्क्वायर होता है वही क्या होता है, 1 एयर होता है। एयर, AIR नहीं, ARE। और एयर को हम क्या कहते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1A हो जाएगा, क्या 1A हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया सर क्या, 100 mm स्क्वायर जो ये हमारा था वही हमारा क्या होगा 1 एयर होगा, 1 एयर होगा, बोलो। तो आज से कोई कहे एयर, 1 एयर खेत में आता है, 1 एयर का मतलब समझे कि 10 मीटर आपकी लंबाई होगी तो 10 मीटर क्या होगी चौड़ाई होगी।
तो उसका गुणा करोगे तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़के बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि सीधे मात्रक दे देता है कि 100 मीटर स्क्वायर बराबर क्या एक है, और साला समझ में ही नहीं आता यार। ये समझ में आ गया। ठीक, चलिए ऐसे ही देखो ये इसके बराबर ही होता है। 1 डेकामीटर का स्क्वायर अगर करोगे तो वो आपको 100 स्क्वायर के बराबर होगा, यानी आपका एक, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1 डेकामीटर के बराबर 1 एयर होता है। ठीक, तो 1 एयर कहते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें तो कभी हमने पढ़ा होगा क्या, हमने ये पढ़ा होगा कि 100 मीटर गुणे 100 मीटर जो होता है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। हेक्टेयर पढ़े होंगे आप, इसको 60 में हम ऐसे लिखते हो 1 HA। ठीक है, ये लिख दे। ठीक, ये होता है 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। कभी नहीं कोई कहता कि मेरा खेत, मेरे पास इतना खेत है, तो आप कैसे जानोगे कि उसके पास कह दें हमारे पास 2 हेक्टेयर खेत। अब 2 हेक्टेयर खेत कैसे निकालोगे यार, समझ में तो आना चाहिए ना। पहले तो ये समझोगे 1 हेक्टेयर बराबर होता क्या था, वो समझाते हैं। तो 100 गुणे 100 मीटर गुणे 100 मीटर मतलब क्या हुआ, कोई खेत अगर है तो उसकी अगर लंबाई मान लो आपका क्या है 100 मीटर है, और चौड़ाई कितना होगा आपका, ये भी 100 मीटर है। तो इसका जो घिरा हुआ एरिया होगा, यानी प्लेन जो बनेगा आपका, ऐसे जो घिरा हुआ एरिया जो होगा, चलो इसे ऐसे ऐसे कर दो, ये क्या होगा आपका 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। 1 हेक्टेयर होगा। बात नहीं समझ में आ रही, यानी 1 हेक्टेयर बराबर अगर यहाँ से हम गुणा करें तो आपका 10 टू पावर 4 मीटर का स्क्वायर होगा, यानी 1 HA। तो एयर और हेक्टेयर ये आपको समझ में आया। ये सबसे ज़्यादा आदमी को फंसाता है, ये सबसे ज़्यादा फंसाता है, और इसमें लड़का सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। बात मेरी समझ में आ गई। 1 हेक्टेयर समझ में आया क्या होता है बाबू, 100 मीटर अगर लंबाई होगी किसी खेत की और 100 मीटर ही चौड़ाई अगर है, ठीक है, तो उसका जो आपका एरिया आएगा वो 1 हेक्टेयर के बराबर आएगा, जो हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आइए एक बात और करते हैं, मिटाए इसको। ये समझ में आ गया, ये नोट याद रखना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत परेशानी होती है इसमें। अब इसके बाद हम बात करेंगे 3D यानी क्यूब मेजरमेंट। क्या, क्यूब मेजरमेंट। आइए, क्यूब मेजरमेंट में क्या होगा बाबू, किसी चीज़ के वैल्यूम के ऊपर बात करेंगे हम लोग, आयतन को। जैसे स्क्वायर मेजरमेंट में 2D हमने एरिया के बारे में बातें किया, ऐसे ही यहाँ पे हमने एरिया के बारे में बात किया था ना, और यहाँ पर हमने क्या किया था, करने जा रहे हैं वैल्यूम के बारे में बात। ठीक है, इसमें क्या किया था, कोई एक डायमेंशन लेंथ के बारे में समझो हम बात कर रहे थे। ओके, वैल्यूम का मतलब क्या होता है बाबू, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की बात करना। मतलब क्या है, मतलब ये है सर, अगर मान लीजिए कोई क्यूब है, ये 3D कोई हम एलिमेंट बना देते हैं, ठीक है ना, तो इसमें ये लंबाई होती है, आप बताएं, ये चौड़ाई होती है, ये भी आप बताएं, ये ऊंचाई होती है, ये भी आपने बताया। तो इसका जो वैल्यूम बनेगा, या कोई आपका सिलेंडर है, इसका भी एक वैल्यूम बनेगा, निकाला जाएगा। ठीक है, या कोई आपका कोन है, उसका भी आपका वैल्यूम निकाला जाता है। तो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला आपका होता है वैल्यूम का। अगर आयतन आपका घन है तब सिलेंडर होता है तो आप जानते हो वैल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाता है, इसका आपका घन का ये हो जाता है। अगर ये क्यूब हो जाता है तो इसी का वैल्यूम आपका आता है क्या, तीनों डायमेंशन सेम होती है, एल इंटू यल हो जाएगा, यानी एल का क्यूब होता है। मात्रक आपका मीटर क्यूब आता है, सेंटीमीटर क्यूब आता है, mm क्यूब आता है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होती है, 3D होता है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं।
अब हम इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की बातें करने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की बातें करने वाले हैं, ध्यान से इस बात को समझिएगा। चलो इसको मिलाते हैं। देखो अब आप जब हाइड्रोलिक्स पढ़ते हैं ना तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट आती है, तो उसमें लड़का बहुत कन्फ्यूजन में रहता है, उसका गलत ज़्यादा होता है, और उसी बात को हम धीरे धीरे समझते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक जो लीटर होता है, पहले ये समझ लो, 1000 क्या होता है, 1000 क्या होता है, सेंटीमीटर का क्यूब होता है, सेंटीमीटर का क्यूब होता है। और देखो जो भी गाड़ियाँ होती हैं, नहीं गाड़ियाँ खरीदने जाते हो कहते हो हमारा ये इतना सीसी का है, सीसी का मतलब क्या है, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूब सेंटीमीटर, ऐसे तो इसका मतलब सेंटीमीटर की वैसे, तो इसको मतलब इसको क्या लिख दें, 1 लीटर बराबर हम 1000 सीसी कह सकते हैं कि नहीं, बोलो, ये भी तो बोल सकते हैं यार। जैसे हम बताएं आपको, पल्सर होती है गाड़ी, उसका आपका इंजन कोई पूछो कहोगे 250 सीसी का है, 250 सीसी का, तो 50 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर बोल रहा। ऐसे मान लो कोई बुलेट आपका घर पे कोई है तो उसको बोलोगे कि आपको हम पूछेंगे कितना सी, मतलब क्या बोलते हैं कि इसका जो मतलब वैल्यूम कितने का था, आप कहोगे मेरी जो मतलब बुलेट है 350 सीसी की है। 350 सीसी का मतलब यही है, वो वैल्यूम की बात करता है, क्यूबिक मेजरमेंट की बात करता है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ समझिए आप यहाँ पे, अब इसको हमें क्या बोलते हैं, समझना है। इसी को अगर हम, इसी को हमें क्या करना, समझना। इसी के बराबर एक चीज़ और होता है, 1 लीटर बराबर आपका होता है 10⁻³ मीटर का क्यूब। कैसे आता है ये सब चीज़ें हम आपको समझाएंगे, ये चीज़ें हम आपको समझाएंगे, ठीक है। कैसे आया आप दिखाते हैं। हम जानते हैं बाबू कि एक यहाँ लिखा था, हम जानते हैं कि 10 जो सेंटीमीटर होता है उसके बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर होता है। डीएम बोलो, हम यहाँ पे डेसीमीटर कह रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों बच्चों का हम क्यूब कर दें, क्या क्यूब कर दें, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, इसका क्यूब इसका भी क्यूब, क्यूब कर दिया तो ये आ जाएगा क्या, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर का क्यूब कर रहे हैं, देखो स्क्वायर लिख दिया क्यूब, ओके। ये होगा कि नहीं होगा बताओ। तो 1000 देखो क्या आपका सीसी है, 1000 सीसी का मतलब क्या है, कैसे आया ये होगा पता है, देखो दिखाते हैं। 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, ये कैसे आएगा, 1 डेसीमीटर गुणे 1 डेसीमीटर गुणे 1 डेसीमीटर। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई बर्तन है ये ऐसा, इसकी लंबाई क्या है आपका 10 है, इसकी चौड़ाई कितनी आपकी है 10 है, इसकी ऊंचाई कितना 10 है, तो उस पात्र में जितना भी वो मास की मात्रा होगी वही क्या होगी आपका 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होगी, यानी उसका जो वैल्यूम आएगा आपका क्या आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अच्छा, इसी डायमेंशन को अगर हम 1 डेसीमीटर लें, इसको भी 1 डेसीमीटर लें, इसको भी 1 डेसीमीटर लें, तो ये क्या आएगा आपका 1 डेसीमीटर का क्यूब बोला जाएगा। बोलो समझ में आया, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 डेसीमीटर का क्यूब बोला जाएगा, ठीक। अच्छा, हम देख क्या रहे हैं कि यही आपका यहाँ पे हम देखें ध्यान से, 1 लीटर के बराबर है, तो यानी 1 डेसीमीटर क्यूब जो आता है वो क्या हो जाएगा हमारा आपका, यहाँ से 1 लीटर के बराबर आ गया, देखो, यानी 1000 सीसी यानी 1 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, लड़के यहाँ पे बहुत गड़बड़ाते हैं, तो बात समझ में आई। तो आज से हमें ये भी याद रखना है कि 1 लीटर बराबर आखिर क्या होता है, 1 डेसीमीटर का क्यूब होता है जो 1000 सीसी के बराबर होता है। बोलो ये समझ में आया नहीं आया, ये समझ में आया, जिसको घन सेंटीमीटर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, 1 घन सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, अभी ये दिखाएं आपको, ठीक। 1 घन सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है,
आओ इसके बाद करते, ये समझ आ गया? बताओ ये समझ में आया कैसे आया? तो हाइड्रोलिक्स में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, याद रखना। और ये फार्मूला याद रखना जरूरी होता है, इसको मिटाने जा रहे हैं इसलिए आप लोग इसे स्टार्ट करिए। ये और ये हाइड्रोलिक जब पढ़ोगे तो बहुत काम आएगा। एक कैसे आया ये भी चीज़ हमने यहाँ समझाने का। और जब आप आईसी इंजन पढ़ोगे थर्मल में, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें होगा। जाने ही रहो आईसी इंजन क्या होता है। आईसी मतलब इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। हीट इंजन देखो वो दो तरह का होता है, एक आईसी इंजन होता है कि ईसी इंजन होता है। बोल दिया समझाई देते हैं। देखो हीट इंजन दो तरह का होता है, एक आईसी इंजन होता है, एक ईसी इंजन होता है। आईसी मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन, एक्सटर्नल ईसी मतलब एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। थोड़ा सा समझ लो, जैसे आपकी बाइक है तो उसमें जब दहन जो होता है मतलब कंबस्शन होता है वो उसकी सिलेंडर के अंदर ही होती है, तो इसे आईसी इंजन बोला जाता है। और जब सिलेंडर क्या बोलते हैं दहन जो कहीं और होता है और उससे मतलब क्या बोलते हैं हम काम करते हैं, तो ईसी इंजन बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। जैसे पहले वाली जो आपकी स्टीम से कोयले से चलने वाली जो रेलगाड़ी होती है तो वो ईसी इंजन होता था। जैसे बॉयलर आपका होता है एनटीपीसी होता है तो वहाँ पे ईसी इंजन बोला जाता है। लेकिन आपकी बाइक है, फोर व्हीलर है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ये सब क्या होते हैं आईसी इंजन इसमें होता है। और आईसी इंजन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन, एक होता है रोटरी इंजन। इसमें भी आपका क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है, रोटरी इंजन होता है। अब इसमें रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक है ना, डीजल गाड़ी होती है, पेट्रोल गाड़ी होती है। रोटरी में क्या होती है आपका गैस टरबाइन आता है। ओके, ऐसे आपका इसमें इसी स्टीम टरबाइन आती है और इसमें आपका एक क्या होता है आपका रोटरी में आपका क्या होता है स्टीम टरबाइन आ जाता है। रुक जाइए सर अभी बताते हैं, पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। इसमें आपका क्या होता है आपका वो क्या बोलते हैं स्टीम टरबाइन आ जाती है और इसमें आपका स्टीम इंजन आ जाता है इस इंजन में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और एमटीएस पद्धति में जो मैंने वीडियो आपको बनाया है, जैसे आपका 12 इंच बराबर क्या होता है 1 फुट होता है, ठीक है। ऐसे आपका 2.4 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है आपका 1 इंच होता है। 25.4 आपका एमएम जो होता है वो भी आपका क्या होता है आपका 1 इंच के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है 3 फीट में आप जानते हो 1 गज होता है जो कपड़ा नापने वाले होते हैं देते हैं, देखते हो 3 फुट का होता है, 3 फुट में 36 आपका इंच का होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका 220 यार्ड जो होता है वो भी कहते हैं 1 फैलाक के अंतर्गत आता है। एक मील जो होता है आपका क्या होता है लगभग 1.5 किलोमीटर आपका होता है, 1.6 आपका कुछ किलोमीटर होता है। तो ये आपका एफपीएस के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए हम यहीं बंद करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कोई कमेंट हो अच्छा पढ़ाया हो क्या है कैसे आप उसे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।